हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं टर्म 2 सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की प्रिपरेशन, और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो आज की क्लास मोस्टली लास्ट क्लास होने वाली है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इसके पहले की क्लासेस में हमने क्या कर लिया है, इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने एक एक एक्टिविटी को इंडिविजुअली डील कर लिया है। मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एंड नॉट ओनली हमने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया है, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखा है इंडिविजुअली। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू सी फुल लेंथ क्वेश्चन। जितने भी हमारे फुल लेंथ क्वेश्चन हो सकते हैं आज पॉसिबल, हम उतने क्वेश्चंस करेंगे एंड देखेंगे पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का समझा देती हूँ कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है। फिर भी उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसे बहुत दिन से देखा नहीं है या जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे होता है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले काम हमें ये होता है, सारी कैश फ्लो अंडर ऑल द 3 एक्टिविटीज हमें कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले जिसमें आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो और कैश यूज्ड हम एक एक करके निकाल लेते हैं। कहीं जब नेगेटिव आंसर आता है उसको हम उसे बोलते हैं कैश यूज। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नेट इनफ्लो या आउटफ्लो को कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब कि तीनों एक्टिविटीज का जो भी रिजल्ट रहा है, जो भी फ्लो रहा है, या तो इनफ्लो रहेगा या आउटफ्लो रहेगा, उन सबको हम कंबाइन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसे नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश फ्लो बोलेंगे। फिर उसके बाद की स्टेप में हम जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा उसे ऐड कर देंगे। सो ओपनिंग बैलेंस हमें ऐड करना है एंड द रिजल्टिंग थिंग इज गोइंग टू बी आवर आंसर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही तरीके से बनाया है? अगर आपके क्वेश्चन में दिए हुए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आपका बैलेंस मैच कर जाए तो आप समझना कि आपने अपना आंसर ठीक किया है। अदरवाइज यू वुड हैव मेड सम मिस्टेक। बट मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि आपने मेरे साथ सारी एक्टिविटीज को इंडिविजुअली पढ़ लिया है। और आज हम कुछ बड़े क्वेश्चन, फुल लेंथ क्वेश्चन विद लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन करने वाले। जबकि बोर्ड में अब जो पैटर्न आ गया है, जो सेकेंड टर्म का आपने सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देखा होगा, बोथ आईएससी एंड सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि अभी वेटेज कम हो गई है, कुल मिलाकर के न्यूमेरिकल एंड थ्योरी को मिलाकर के कुछ 7 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट रह गया है। तो उसमें जो क्वेश्चन है उसकी वेटेज बहुत बहुत कम हो गई है। पहले के जितना बड़ा लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, हल एक दो स्टेटमेंट वहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई। और इनफैक्ट आईएससी के क्वेश्चन पेपर में तो ओनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी को पूछ लिया गया है। तो आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं होने वाली, आप पूरे के पूरे मार्क्स आसानी से लेके आ जाएंगे। दिस आई कैन वाउच कि आपने अगर सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। जो क्लास में सबसे पीछे बच्चा बैठता है, जिसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो भी इसमें पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकता है। चलिए, तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मेट। फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जितने स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो नंबर 1 स्टेप इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करना, उसे लिख लिया जाएगा। उसके बाद जितने आइटम्स टू बी एडेड होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग जितने इनकम्स हैं जिसे हमें माइनस करना है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है उसका ट्रीटमेंट देना है। एंड ये सारी चीजें करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट दे देंगे एंड एट द एंड हम यहाँ से टैक्स को माइनस कर देंगे। देन वी विल गेट व्हाट इज द कैश यूज्ड और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कर लेंगे एंड देन उसके बाद यू कैन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, पॉइंट नंबर 4 में यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नेट इंक्रीज या डिक्रीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 पर। यहाँ पर आपको नेट इंक्रीज या डिक्रीज मतलब हमने सारी एक्टिविटीज को जब क्लब कर दिया, जोड़ लिया, तो क्या आंसर है। उसके बाद हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ऐड कर दिया। तो उसमें कैश इन हैंड अगर है, कैश एट बैंक है, वो शॉर्ट टर्म कोई डिपॉजिट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो उन सबको यहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा। एंड व्हाट इज द रिजल्टिंग आंसर इज योर कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर। तो आपका ये आंसर आना चाहिए एंड इट शुड टैली विद द क्वेश्चन विच इज गिवन, विद द बैलेंस विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस होने वाला है बिकॉज आपने सारी एक्टिविटीज को इंडिविजुअली कर लिया। एंड आई एम अज्यूमिंग कि
आप सारे बच्चे रिवाइज करके आए हैं। जैसा मैंने आपको बोला था कि जब भी हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करने जाएंगे तो इट इज मैंडेटरी कि आप सारे पहले की एक्टिविटीज को रिवाइज करके बैठे, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होने वाली है फिर। चलिए, तो हम एक एक क्विकली 3 क्वेश्चन, मैंने 3 बड़े क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, जिन तीनों क्वेश्चंस को मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी। और इसमें जितने एडजस्टमेंट है, बिलीव मी, इतने सारे एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में नहीं आने वाले। आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो अब काफी कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस 2 सेमेस्टर सिस्टम। क्वेश्चन पेपर का मार्किंग कम हो गई है, 40 मार्क का क्वेश्चन पेपर, तो ऑब्वियसली इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। बट बिकॉज वी आर डूइंग इट हियर फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग, दैट इज व्हाई मैंने ऐसे क्वेश्चंस चूज किए जिसमें मुझे मैक्सिमम एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स मिल जाए। कैश फ्लो विदाउट एडजस्टमेंट भी है, बट एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस आल्सो कि कैश फ्लो विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसीलिए मैं उसको करने के लिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज ऑलरेडी वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन अ फास्ट ट्रैक मैनर। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फास्ट ट्रैक मैनर मतलब जो ऐसा है जिसे आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं उसको छोड़ दे रही हूँ। द कैश फ्लो विदाउट एडजस्टमेंट आने वाला नहीं है एग्जाम में, और कैश फ्लो विद एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं तो विदाउट एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस तो वैसे ही हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आज 3 क्वेश्चन लेके आए, तीनों क्वेश्चन को करेंगे। वो बात रही सैंपल पेपर की, तो सैंपल पेपर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मैं पूरा सैंपल पेपर आप लोगों के साथ अलग से सॉल्व करूंगी, जहां पर मैं आपको ईच क्वेश्चन का आंसर खुद हाथ से सॉल्व करके बताऊंगी और वही एक्सप्लेन कर दूंगी। तो दैट इज व्हाई दैट क्वेश्चन यू विल नॉट फाइंड, बट आफ्टर अटेंडिंग दिस क्लास यू कैन गो एंड चेक, एंड आई बिलीव दैट इजीली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बोथ द बोर्ड के स्टूडेंट, जो सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे हैं वो अपना स्पेसिमेन पेपर, एंड आईएससी वाले अपना स्पेसिमेन पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए, सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस। एज हमेशा हो रहा है कि आपके साथ ये मैं शेयर कर दूंगी, ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आफ्टर फिनिशिंग दिस। ओके, तो जब मेरा ये सोल्यूशन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इसके बाद यू विल गेट द शीट। कहाँ पर आपको मिल जाएगा? सोल्यूशन के साथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों आपको मिल जाएंगे जब आप ऐप पर जाएंगे, वहां से ऐसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं सही ऑर्डर में नहीं जा रही हूँ, मैं बीच में से कुछ क्वेश्चन पिक करके कर रही हूँ। सो ये मिडिल वाला जो क्वेश्चन है इसका पहले मैं कर रही हूँ। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लें। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ साइज, सो दैट वी कैन रीड इट प्रॉपरली। चलिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे एडवांस रीडिंग का बहुत फायदा है कैश फ्लो स्टेटमेंट करते टाइम, तो हमेशा आप स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, और जितने वर्किंग नोट है उनको भी पहले ही बनाकर हटा देना है, सो दैट यू will not get stuck when you actually start solving your question। तो सारा ये काम जो है आपका पहले हो जाना चाहिए, वर्किंग नोट बनाने का काम और रीडिंग का काम। बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। जो आपको रीडिंग का टाइम मिलेगा उतना टाइम इनफ नहीं होता है। वो क्वेश्चन अगर आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है तो कौन से क्वेश्चन करने हैं उसके लिए आपको छोड़ने के लिए उसमें होता है। अभी तो बहुत ज्यादा चॉइस है नहीं, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को, ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तभी भी आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। रीडिंग के टाइम में कोई कमी नहीं करना है। बाकी जो जहां पर आप अपना कैलकुलेशन स्पीड अप कर सकते हैं, हैंड राइटिंग थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर सकते हैं, उन जगहों पर टाइम बचाना है। रीडिंग के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज आप मत करिए। चलिए, स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिखाई दे रहा है जहां पर हमें शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, 2,50,000 से 3,50,000 हो गए, मतलब 1 लाख के शेयर्स इश्यू किए गए होंगे ऐसा लग रहा है। अगर नीचे कोई नोट होगा तो पता चलेगा, लेकिन नोट नंबर दिया नहीं है, इसका मतलब हम इजीली कह सकते हैं 1 लाख रुपीज का यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट दिया हुआ है, तो हम सीधे जाके उसे नोट में से पढ़ लेते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस इज गिवन, तो पिछले साल का प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज, इन करंट ईयर का प्रॉफिट है 1,75,000 रुपीज, मतलब 75,000 रुपीज का प्रॉफिट इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर। और उसी के नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर हम ऊपर जाके देखेंगे तो ये देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लाइबिलिटीज के अंदर का पॉइंट है, जिसे हम यहाँ से पढ़ के हटा देते हैं पहले। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये कहीं ना कहीं हिंट है कि हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम नीचे जाके देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक और चीज दी होनी चाहिए, क्या? या
या तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ होना चाहिए या फिर टैक्स पेड का अमाउंट दिया होना चाहिए। तो अगर आप पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर पढ़ेंगे, ये देखिए पॉइंट नंबर 2 यू कैन सी यहाँ पर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 दिया। तो अब हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है जिसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है एंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर भी दिया हुआ है। इसका मतलब हमें प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर का अमाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से मिल जाएगा एंड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमें बनाना है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने एक साथ पढ़ लिया। अब उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, हमने पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, मतलब कि आपके जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है उसमें बैंक लोन लिखा है। बैंक लोन देखिए 50,000 से 25,000 हो गया है और इसके सामने कोई नोट नंबर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो बैंक लोन है उसका रीपेमेंट हो गया है। कितने लोन का रीपेमेंट हो चुका है, 25,000 रुपीज के लोन का रीपेमेंट हो गया है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस फिगर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, मैंने अभी करना स्टार्ट नहीं किया। डोंट वरी, विल राइट इट डाउन एंड ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको एक माइंड मैप बता रही हूँ कि जैसे मैं पढ़ के समझा रही हूँ उसी तरह से जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे खुद समझना है। और जिस ऑर्डर में मैं रीड कर रही हूँ, देखिए जो जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने जंप करके स्किप करके बीच की इन्फॉर्मेशन नीचे जाके पढ़ लिया, तो इसी ऑर्डर में आपको रीड करना है। चलिए उसके बाद करंट लायबिलिटीज देखते हैं। करंट लायबिलिटीज का काम कहाँ पे आएगा, एक तो हमने ये ऑलरेडी कर चुका है, पॉइंट नंबर बी प्रोविजन फॉर टैक्स जो था शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो ऑलरेडी हमने रीड करके खत्म कर दिया है। ये जो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल में जो डिक्रीज हुआ है ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा और जब भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो माइनस होती है, ये माइनस में चला जाएगा। कितना अमाउंट चला जाएगा, 1500 रुपीज का अमाउंट माइनस में चला जाएगा क्योंकि 27,500 के ट्रेड पेबल से ये ट्रेड पेबल 26,000 के हो गए, मतलब 1500 का पेमेंट हमने कर दिया होगा। अब हम जाते हैं एसेट्स की तरफ। हमने सारा का सारा लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर लिया है। एसेट्स की तरफ जाते हैं तो एसेट्स में हमें सबसे पहले दिखाई देता है टेंजेबल फिक्स एसेट और उसमें है हमारे पास इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के बारे में 2,50,000 एंड 2,50,000 का इक्विपमेंट है। यहाँ से देखिए ऐसा लग रहा है कि इक्विपमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमें हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि वहां पर कई बार फिक्स एसेट के बारे में लिखा हुआ होता है। तो अगर हम नीचे देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। अगर परचेज हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये कैश का आउटफ्लो होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 6,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आती है और इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाके ऐड करते हैं। तो इससे हमें ये हिंट मिल गई कि इक्विपमेंट अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। 2,50,000 और 2,50,000 का जो फिगर दिखाई दे रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे परचेज भी दी गई है एंड सेल का फिगर मिसिंग है। यहाँ पर सिर्फ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इक्विपमेंट बता दिया गया है, लेकिन कितने अमाउंट में उसे सेल किया गया ये नहीं बताया है, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ने आगे डिप्रिसिएशन हमें बता दिया है। ये डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी होता है कहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आइटम्स टू बी एडेड में हम इसे ऐड करते हैं। तो हमने ये वाली इंफॉर्मेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे जाते हैं और देखते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स को देखिए 50,000 से 47,500 के पेटेंट्स हो गए। नीचे पेटेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं कहा गया था पेटेंट के बारे में। तो ये जो डिक्रीज हुई है पेटेंट की वैल्यू में इसे हम अमोर्टाइजेशन हमेशा समझेंगे। जब भी कोई फिक्स एसेट वेदर टेंजेबल और इनटेंजेबल उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन ट्रीट करते हैं। तो क्योंकि ये इंटेंजेबल एसेट है पेटेंट, इसीलिए इसकी वैल्यू में जो डिक्रीज हो रही है उसको हम अमोर्टाइजेशन कंसीडर करेंगे और ये जो अमोर्टाइजेशन होता है उसे आइटम्स टू बी एडेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं जो पहले सिर्फ 2500 के थे और 50,000 के हो गए। नीचे इसके बारे में भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो विल कंसीडर कि इतने एडिशनल अमाउंट के इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए गए और अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इट विल बी कंसीडर्ड एज आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये वाला पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया नॉन करंट एसेट्स। अब हम करंट एसेट्स को देखते हैं जहां पे सबसे पहले दिया हुआ इन्वेंट्री 25,000 से 65,000 की हो गई है। तो जब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ट्रीटमेंट देंगे ये जो 40,000 की इंक्रीज हुई है इसे हमें जाकर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री या दूसरी कोई भी करंट एसेट इंक्रीज होती है इसका मतलब योर मनी इज बीइंग ब्लॉक्ड ओवर देयर एंड
योर इनफ्लो इज नॉट बीइंग इट्स नॉट कमिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट का माइनस करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल जो कि डेटर्स है यहाँ पर दिया हुआ, ये भी इंक्रीज हो गए 40,000 से 60,000 हो गए, तो इस 20,000 रुपीज को भी हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस में माइनस कर देंगे। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सबसे लास्ट में देखा जाएगा। अब हमने सारी चीजें पढ़ ली है इंक्लूडिंग नोट्स टू अकाउंट एंड दिस पॉइंट एक्सेप्ट फॉर पॉइंट नंबर 3 ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो पॉइंट नंबर 3 ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी रीड कर लेते हैं, जो बोल रहा है एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो 20,000 का इंटरिम डिविडेंड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने पढ़ा है कि इसे हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। लेकिन रुकिए, इसका दो जगह पर ट्रीटमेंट होता है। दूसरी जगह कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम दो तरीके के डिविडेंड को ऐड करते हैं। एक होता है प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर व्हिच इज बीइंग डिक्लेयर्ड इन द करंट ईयर, एंड दूसरा होता है अगर कोई इंटरिम डिविडेंड है तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई प्रपोज डिविडेंड तो नहीं है, लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड है। इस इंटरिम डिविडेंड का हम ट्रीटमेंट देंगे और इस इंटरिम डिविडेंड को हम वहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम माइनस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज कैश का आउटफ्लो इसे हम माइनस कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा जरूर है, बहुत लेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन है इजी। आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती है पहले से, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। तो इसमें सबसे पहले मैं एक काम करूंगी कि मैं सारे वर्किंग नोट्स यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगी, जितने अकाउंट्स मुझे बनाने हैं वो सारे वर्किंग नोट्स में यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करूंगी। अगर आप चाहें आप लोग ऐसा कर सकते हैं, एक 1.5 पेज के करीब छोड़ दीजिए। वैसे अगर आपके पास फुल लेंथ रजिस्टर है तो एक पेज में भी आराम से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्पेस लेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेगा। बाकी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ ज्यादा है नहीं, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, तो हमें बहुत ज्यादा चीजें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी आप चाहे तो टू बी एट सेफर साइड 1.5 पेज लीव कर दीजिए। उसके बाद आप वर्किंग नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट पहले ही करूंगी, ठीक है। तो हम लोग वर्किंग नोट कर रहे हैं। वर्किंग नोट्स में हमारे पास सबसे पहले हमें अकाउंट्स बनाना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहला जो अकाउंट बनाऊंगी वो बनाऊंगी प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट मैं सबसे पहले बना रही हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसमें मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 15,000 रुपीज का, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपीज, और यहाँ पर मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाई दे रहा है, तो मैं बैलेंस कैरिड डाउन को भी लिख लूंगी विच इज 25,000 रुपीज। ओके, साथ ही साथ मुझे पॉइंट नंबर 2 ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखाया गया है ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 15,000। तो टैक्स पेड जो होता है वो आपका बैंक टू बैंक करके डेबिट साइड में आने वाला अकाउंट है, टू बैंक अकाउंट, ये है 15,000 रुपीज। अब हम इजीली बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल देंगे कि ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया। सो 25 प्लस 15 40,000 ये हो गया, और जो बचा हुआ है 25,000 रुपीज, दिस विल बी बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये जो है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है बाय पी एंड एल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एंड इसे बोलेंगे प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब हमें पता है इसका दो जगह पर ट्रीटमेंट होगा। अगर मैं इस अमाउंट की बात करूं, ये 25,000, दिस 25,000 जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे इसको ऐड करेंगे, और ये जो टैक्स पेड का अमाउंट है जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे आफ्टर गिविंग ट्रीटमेंट टू ऑल द वर्किंग कैपिटल चेंजेस सबसे एंड में जाकर के जो हम माइनस करते हैं टैक्स पेड, उसमें इसको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इज ऑल्सो डन। आफ्टर दिस हमारे पास यहाँ पर टेंजिबल एसेट इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, इसका अकाउंट भी हम बना लेंगे। सो प्रोविजन फॉर सॉरी टेंजिबल एसेट इक्विपमेंट, इसके ओपनिंग बैलेंसेस ऑब्वियसली एसेट अकाउंट है तो डेबिट साइड में होंगे। यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर है मेरी बुक में, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को रेफर करूंगी। आप लोग क्वेश्चन एक बार चाहे तो पॉज करके, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ, पॉज करके यहाँ से इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट यू कैन
look at the question when I am solving. Okay, later on तो आपको इसका notes मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन अब यहाँ से रेफर ना करके बार बार बुक में से रेफर करने वाली हूँ, जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगी। चलिए, तो इक्विपमेंट का जो अमाउंट है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट इज गिवन ओवर हियर एज ₹2,50,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस भी इतना ही था, जिसके बारे में हमने कमेंट भी किया था कि अगर इक्विपमेंट का बैलेंस सेम ही है तो हमेशा ये ना समझे कि कुछ चेंजेस नहीं हुए, कोई इक्विपमेंट बाइंग एंड सेलिंग नहीं हुई है, वहां पर कुछ हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। यहाँ पर इक्विपमेंट के बारे में फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही लिखा हुआ है। तो चलिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। जब भी इक्विपमेंट परचेज होता है, हमें मालूम है हम उसे डेबिट साइड में जाके लिखते हैं एसेट अकाउंट की। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टू बैंक, और आपको मालूम है अगर कुछ भी इक्विपमेंट की परचेजिंग हुई है तो क्या है ये, दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये 50,000 रुपए एज नेगेटिव फिगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। आगे क्या बोल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट वाज 6,000 रुपीज। चलिए, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट को भी हम बुक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट which is 6,000 रुपीज। ठीक है, अब ये 6,000 रुपीज का क्या ट्रीटमेंट देना है, ये 6,000 रुपीज का भी ट्रीटमेंट होगा। ये 6,000 रुपीज का ट्रीटमेंट ये होगा कि जब हम नेट प्रॉफिट जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आइटम्स जो भी एडेड होते हैं, जहां पर हम डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट वगैरह ऐड करते हैं, वहां पर ये लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट को भी ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस होने वाला आइटम है, लेकिन इसे हमें ऐड बैक करना है क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होने वाला कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। इसके साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी हुई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज 9,000 रुपीज। तो वो डेप्रिसिएशन भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ही जाता है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से जाने वाले डेप्रिसिएशन को हम लोग क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एंड ब्रैकेट में से जरूर बता देंगे कि ये डिप्रिसिएशन है 9,000 रुपीज का। इसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, इसका भी वही ट्रीटमेंट होने वाला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो हम आइटम्स जो भी एडेड लिखते हैं उसमें ये डिप्रिसिएशन जाकर ऐड हो जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है कि हमने एसेट को कितने में सेल किया, इक्विपमेंट जो है वो कितने में सेल हुआ, वो अमाउंट यहाँ नहीं दिया हुआ था, लॉस कितना हो गया ये अमाउंट बता दिया गया था। तो इसे हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। 2,50,000 एंड 50,000 लिखा है डेबिट साइड पे, तो 3 लाख रुपीज यहाँ हो गया। उस 3 लाख रुपीज में से आपने 2,50,000, 9,000 एंड 6,000 रुपीज इतना अमाउंट माइनस कर दिया। तो बचा हुआ अमाउंट क्या है, बचा हुआ अमाउंट है सेलिंग प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट। तो 3 लाख माइनस 2,59,000 एंड 6,000, 35,000 रुपीज का इक्विपमेंट जो है वो हमने सेल कर दिया। अब ये कहा जाएगा, ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ इक्विपमेंट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश की तरह दिखाया जाएगा। तो हमने अपना वर्किंग नोट 2 भी खत्म कर दिया, 2 अकाउंट हमने बना लिए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की प्रिपरेशन हमने कर लिया, और दूसरा हमने एक काम कर लिया कि हमने इक्विपमेंट अकाउंट बना लिया। ओके, 2 चीजों को हमने फटाफट डन कर दिया है। उसके बाद हमारे पास दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में जाएंगे आप अगर ऊपर, तो इंटेंजिबल एसेट भी है। टेंजिबल एसेट में तो इक्विपमेंट था, इंटेंजिबल एसेट में यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आपको पेटेंट दिखाई दे रहा है। हालांकि ये अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजें, तो मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो एग्जाम में से स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यू विल नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि आप हर कोई अकाउंट बनाते रहे, और इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आई एम मेकिंग ओवर हियर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इट क्लियर फॉर यू पीपल दैट ऐसे यहाँ पर अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट लिखेगा। देखिए, पेटेंट की ओपनिंग वैल्यू 50,000 रुपीज एंड क्लोजिंग वैल्यू 47,500 रुपीज है। तो पेटेंट अकाउंट वैसे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अमोर्टाइजेशन हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बनाकर बता रही हूँ कि पेटेंट में ये जो वैल्यू में चेंजेस आए हैं वो is because of your amortization. तो opening balance because patent is also a asset, an asset, intangible asset है। इसका जो opening balance था, इसका opening balance था 50,000 rupees and इसका closing balance है 47,500 by balance carried down 47,500। तो जो बाकी का बचा हुआ amortization है वो कहाँ से जाएगा, by statement of P&L, and by statement of P&L मतलब कि हमें उसे ऐड कर देना चाहिए while calculating कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिकॉज ये कैश फ्लो को
ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है उसको उसने कम कर दिया गया होगा कैश फ्लो, तो इसे हमें अभी ट्रीट करना चाहिए। हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, जो सारे आइटम हमने यहाँ से माइनस कर दिए थे जो कि नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस थे, उसे हम ऐड बैक कर लेंगे, तो इसे भी हम जाकर ऐड बैक कर देंगे। तो ये 2500 आप चाहे तो वैसे भी निकाल सकते थे, जस्ट माइनस करके फिगर दिखा देते। मैंने आपको एक एडिशनल चीज बता दिया, यहाँ पर अकाउंट बनाकर बता दिया। चलिए, तो अब हमारे सारे के सारे जो वर्किंग थे वो खत्म हो चुकी है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम वहीं पर सीधा निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर उसकी भी एक वर्किंग कर लेते हैं। हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन भी कर देते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले हम डिफरेंस लिखते हैं ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस और स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमें देखना है नोट्स टू अकाउंट में 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट पिछले साल था, इस साल 1,75,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, मतलब करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 75,000 रुपीज का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में लिख रही हूँ यहाँ पर, profit for the year is 75,000 rupees। 75,000 रुपीज का प्रॉफिट फॉर द ईयर है। अब इसमें क्या क्या ऐड होगा, एक तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो चीज लिखी हुई है, देखिए अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 3 पे जाती हूँ, वहां पर इंटरिम डिविडेंड बताया गया है, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड को हमें ऐड कर लेना चाहिए। यहाँ पर कोई जनरल रिजर्व वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इंटरिम डिविडेंड लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है, नहीं तो हम प्रपोज डिविडेंड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंटरिम डिविडेंड लिख देते हैं कि इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया गया, एंड इंटरिम डिविडेंड इज 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड है। उसके बाद हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर हमने निकाला था। सो प्रोविजन फॉर टैक्स भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जो हमने बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकाली थी, ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट सबसे पहला अकाउंट हमने बनाया था, और ये 25,000 रुपीज, इसे जाकर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये 25,000 रुपीज भी हमको ऐड करने हैं। उसके बाद और क्या ऐड होना चाहिए यहाँ पर, इसके बाद हमें प्रपोज डिविडेंड यहाँ है क्या, प्रपोज डिविडेंड इस क्वेश्चन में, अरे हाँ इस क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड है, मैं बार बार बोल रही थी प्रपोज डिविडेंड नहीं है, सॉरी इसके अभी मैंने जस्ट देखा कि यहाँ पर नीचे नोट में लिखा हुआ है, ये रहा नोट में लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड। तो इस प्रपोज डिविडेंड का 2 जगह पर ट्रीटमेंट होगा, और याद रखना करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड किसी भी काम का नहीं है, प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो काम का होता है। तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड काट दो, हमको नहीं चाहिए। ये 35,000 जो कि 31 मार्च 2020 का है, इसे हमें लेना है, 35,000 रुपीज को ऐड करना है, इसे यहाँ पर ऐड किया जाएगा, बट जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करेंगे तो उसे हम माइनस कर देंगे। सो प्रपोज डिविडेंड 35,000, और ये कौन से ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, PY लिख देती हूँ मैं, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। चलिए अब हम इन सारे आइटम्स को 75,000, 25,000, 20,000 एंड 35,000 इनको ऐड कर देंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा, जो कि आ रहा है 1,55,000 रुपीज। अब वी आर डन विद ऑल आवर वर्किंग नोट्स, हमने सारे के सारे वर्किंग नोट्स को खत्म कर दिया है। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट अवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आप हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी कंपनी का नाम है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी, दिस कंपनी इज पायोनियर कंस्ट्रक्शन। तो पहले हम ऊपर लिख देंगे पायोनियर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ऐसी हेडिंग आपको डालनी है, लिख देते हैं यहाँ पायोनियर लिमिटेड, पायोनियर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। और यहाँ हम लिख देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब यहाँ पर आप 2 कॉलम्स बना लेंगे, आप 2 की जगह 3 कॉलम भी बना सकते हैं, एक इनर कॉलम और आउटर कॉलम। बेटर है कि हम 3 कॉलम ही बना ले, क्योंकि हमें
बहुत सारा कैलकुलेशंस है जो कि नीचे अब बीच में डालने पड़ेंगे. It is better we make 3 columns, 2 column amount के inner column and outer column, and उसके बाद हम एक column बना लेंगे बाहर particulars का. Okay, so I have made the column. मेरा first column जो है वो है particulars का column, and then amount and amount. चलिए, तो सबसे पहले जो मैं हेडिंग डाल रही हूँ वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आपका वर्किंग नोट डाल देंगे. यहाँ पे हमने वर्किंग नोट से निकाला था, और ऊपर देखिए ये रहा 1,55,000 का अमाउंट जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है. दिस इज 1,55,000 रुपीज. ओके, नाउ आइटम्स टू बी एडेड. यहाँ पर क्या क्या आइटम्स हमें ऐड करने हैं? तो आइटम्स टू बी एडेड के अंदर वो सारे आइटम्स आते हैं जो कि आपके नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ था पॉइंट नंबर 1, एडिशनल पॉइंट नंबर 1 में 9,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट हमको दिया गया था. तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे डेप्रीसिएशन जो कि 9,000 रुपीज का था. डेप्रिसिएशन वाज 9,000 रुपीज. उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज और निकाला था, हम लोगों ने अमोर्टाइजेशन ऑन पेटेंट निकाला था जो कि 2,500 आया था. पेटेंट अकाउंट हमने बनाया था. अरे इरेजर, कभी कभी मेरी इरेजर ऐसे परेशान करने लगती है. 2,500. चलिए, कहाँ से निकाला था ये 2,500? ये देखिए मैंने आपको पेटेंट अकाउंट बनाकर दिया था यहाँ पर, और यहाँ से निकाला था इस अमाउंट पर. फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट भी दिया था हमें क्वेश्चन में, 6,000 रुपीज का लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट. तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट को भी ऐड करेंगे हम. which is 6,000 रुपीज. उसके बाद हमारे पास और कुछ भी नहीं है. आइटम्स टू बी एडेड एंड डिलीटेड में आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं एक बात बताऊं, ये देखिए ये जो बैंक लोन है, बैंक लोन 50 से 25 हो गया. अगर इस बैंक लोन के साथ कोई इंटरेस्ट का रेट दे दिया जाता तो मैं उसका ट्रीटमेंट करती, बट सिंस नथिंग इज गिवन ओवर हियर, कोई इंटरेस्ट की रेट नहीं दी है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं. अदरवाइज वी वुड हैव एडेड दैट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एज वेल, जो कि यहाँ दिया नहीं गया है. ठीक है, तो वो काम हमारा कम हो गया. अब हम पहुंच गए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो यहाँ हम लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ओके, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल दिया जो कि आया है 1,72,500 का फिगर. ठीक है, मैंने क्या किया, 1,55,000 में 900, 9,000, 6,000 एंड 2,500 ये सारे फिगर्स को ऐड कर दिया, तो 1,72,500 का फिगर आ गया. दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे. चलिए ऊपर देखते हैं वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए हैं. सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटीज की तरफ देखते हैं. तो करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल है जो कि 27,500 से 26,000 हो गए. इसका मतलब ट्रेड पेएबल जो है वो कम हो गए, और ट्रेड पेएबल का रिड्यूस होने का मतलब होता है वी हैव मेड द पेमेंट टू द ट्रेड पेएबल्स. सो व्हेनेवर वी आर मेकिंग पेमेंट टू द आउटसाइडर, इट मींस इट इज कैश आउटफ्लो. सो दिस 1,500 रुपीज शुड बी रिड्यूस्ड. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी विल राइट -1,500
decrease in trade payables, which is 1500 rupees. Now let us see what are the changes in current assets. So under current assets, you have inventories, and inventories are increasing from 25,000. Here I am, from 25,000 inventories have become 65,000. So there is 40,000 money blocked in inventories. That 40,000 rupees should be deducted. Okay, and similarly, if we see trade receivables, it has become 60,000 from 40,000. Last year it was 40,000, now it has become 60,000. So here also 20,000 rupees is locked. So both of these items are increase in current assets, and both of this will be deducted. So let us do this. So all three items are actually getting deducted. So I'll write minus increase in inventories, which was 40,000 rupees. And I will also write increase in trade receivables, which was 20,000 rupees. Okay, all these were minus. Now 1,72,500 minus 1,500 and minus 60,000. 40 plus 20, 60,000. My answer is going to come as 1,11,000. But one more thing is left, tax paid to be deducted from here. And the amount of tax paid, I think was given in the question. Where is the question? Yes, amount of tax paid during the year 15,000 was given in the question. So this 15,000 also will be deducted from here. So my final answer is coming 96,000, which I will write in the outer column. So this is cash flow from operating activities. Okay, so we have taken out what is the cash flow from operating activities, which I have written in the outer column. This 96,000 rupees is cash flow from operating activities. Now we'll do activity number 2, cash flow from investing activities. Cash flow from investing activities, and which we have done very well in the working notes. Let's see what we have done in the working note. And the working note, we had clearly marked what is going to come under the investing activities as cash inflow and outflow. Let us see the equipment account first. Under equipment account, purchase of equipment, 50,000 rupees is given. So this is outflow of cash, outflow of cash. And bank means selling amount, which is given on the credit side. This is also going to come under the investing activities, but it is proceed from sale of equipment, and it will be a inflow of cash. Okay, so these two items will be included. Patents, there is only amortization, so amortization is not accounted for while doing investing activities. So we will write these two items and we'll check later then if anything else is there. So first of all, sale proceed from equipment, which was 35,000. We sold the equipment for 35,000 rupees, and we bought purchase of cash used in purchase of equipment, 50,000 rupees, and this 50,000 rupees is going to be a negative figure. Now let us see if there is anything else under investing activity. So where we have to look at the fixed assets. Okay, so under point number 1, so we have done where
tangible asset, intangible asset. After that, we can see non-current investment where there is a huge gap, and that gap can only be because of the purchase. It was 2,500 rupees previous year, and in this year it has become 50,000 rupees. So this jump from 2,500 to 50,000 rupees is only because of purchase, because there was nothing written in additional information, and obviously if it is an increase, it must be purchase only. So let us write down purchase, cash used in purchase of investment. $2,500 minus 50,000, so 47,500, and since it is purchased, it is going to be a negative figure. So that's it. Now we can see this will be cash used. So cash used in, because it's a minus figures are more, 50,000 and 47,500, two minus figures and 35,000, one positive figure is given over here. So cash used in investing activities is 50 plus 47, 50,000 plus 47,500 minus 35,000. It is coming to 62,500, and it is a negative figure. So it has to be represented in, it has to be written under bracket. Now we have reached to the last activity, cash flow from financing activities. Under cash flow from financing activities, first of all, what was written under additional information, I will write that amount. First of all, this is interim dividend. Point number 3, interim dividend of 20,000 was paid during the year, and as well as I will write this proposed dividend of the previous year. So 35,000 and 20,000, two dividend I'll write first, and both the figures are going to be your negative figure. So interim dividend paid 20,000 rupees minus figure, proposed dividend which was last year's figure 35,000. These two we have done. Now let us go ahead and see what else is there. So we have to look at this equity and liability sides. First of all, we see this shareholders fund, and the shareholders fund, you have share capital, which was 2,50,000 last year. Now it has become 3,50,000. So 1 lakh rupees from where it has come, obviously shares must have been issued. So proceed from issue of share, 1 lakh rupees will write down here over here. Proceed from issue of shares, which is 1 lakh rupees, and it is a positive figure. Now go further and see what else are items which are causing changes. Reserves and surplus we have already dealt with. We don't have to do anything under reserves and surplus. Only the balance of statement of P&L was given, which is dealt under operating activities. Now you can see this bank loan. Point number 2. So bank loan was 50,000 previous year, and it has become 25,000. So why there is a reduction in the bank loan? Obviously, the bank loan must have been repaid. That is why it is reduced. So this will be again outflow of the cash. So we'll write repayment of bank loan minus 25,000. Okay. So only one plus figure and rest all are minus figure. So these are 20,000 plus 35,000 plus 25,000, 80,000 rupees, and minus 1 lakh rupees. Okay. So altogether the cash flow from financing activities is coming 20,000 rupees, and this 20,000 rupees is a positive figure. Okay. So we'll write over here cash flow from financing activities 20,000 rupees. It's a plus figure. Okay. So you can see the entire question over here, and if you have not noted, just pause and note down. I'll go down. You can pause and note down.
Okay, now we have reached to the last part. What we have to do under the last part, under the fourth part, we have to find out net increase or decrease. So under net increase and decrease, we will add the cash flow from all three activities. So 20,000 is a positive figure and 96,000 is a positive figure. Cash flow from operating activities was positive and cash flow from financing activities was a positive figure. Whereas 62,500 was a negative figure from the investing activities. So net increase or decrease is a positive figure, 53,500. And how did it come? 1 plus 2 plus 3. These are three activities. Okay, so 1 plus 2 plus 3, under which 2 was a minus figure. This amount has come. Now here what we have to do, you have to add opening balance of cash and bank. So cash and bank balances in the beginning of year was 75,000 rupees. So we will add this 75,000 and what comes is cash and bank balance, closing balance. Okay, so it is coming as 1,28,500, and this is what the answer is. So successfully we have done this question, and as such you must have felt that nothing much is there. Once you are done with your working note properly, the rest of the question goes very fast and your concept should be clear. So there won't be any problem in doing the question. It is lengthy, but it is worth, because you're getting good marks also. Okay, and as I told you, these questions which I have picked up, they have a lot of adjustments, but in the exam, because of the less weightage now this time of this semester system, you are not going to get so many adjustments. एक दो एडजस्टमेंट मिलेंगे या फिर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर आपसे पूछा गया क्वेश्चन, तो आपको उसी से रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, लेकिन जल्दी हो जाएगा, कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जब हम फुल लेंथ क्वेश्चन करते हैं हमें तीनों एक्टिविटीज का कैलकुलेशन करना होता है, और लास्ट का ये छोटा सा पार्ट ऑफ कैलकुलेशन इट आल्सो टेक्स सम 1.5 मिनट इसमें भी लग जाता है. ठीक है, सो वी आर डन विद वन क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. हाउ इज द जोश, हाउ इज द फीलिंग? यू ऑल मस्ट बी फीलिंग गुड. आई एम श्योर कि आपने पूरा क्वेश्चन फुल लेंथ क्वेश्चन मेरे साथ कर लिया, और जिन बच्चों ने अभी तक एक बार भी क्वेश्चन खुद से नहीं किया था, प्लीज आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए जिसे आपने सॉल्व किया है. एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट आफ्टर वाचिंग माय लेक्चर यू मस्ट ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन. दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस एज वेल. एंड स्पेशली जब आप स्पेसिमेन क्वेश्चन के पेपर देखेंगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा देखकर, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी इजी है. चलिए, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. I will pick up the question now. This, I'm going into a jumbled up order, so I will pick up this question. This question is here. You all can take a screenshot first and then I will start discussing. I'll keep it on the screen like this, so you all can take the screenshot once. This is the full question. Okay, now let me increase the size a little so that we can easily read it out. Okay, so this question is the following is the balance sheet of Philips India Limited as at 31st March 2021. Here shareholders fund is given. Under that share capital is there, which is not changed at all. It was 13,50,000 last year and current year also. It is 13,50,000. Reserves and surplus note number is given. So under reserves and surplus, you can see general reserve, which is increased by 30,000 rupees. So this will be added under net profit before tax. And then you have surplus, which is statement in profit and loss. So the difference is going to be current year's profit. Okay. Then साथ ही साथ हम लोग additional information देख लेते हैं. Additional information में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? Okay. नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में आके इसको रीड करते हैं. चलिए, so we are done with point number 1. After this we have point number 2, long term borrowing 10% mortgage loan, जो कि पिछले साल नहीं था, इस साल आ गया. तो
8,10,000 rupees is a inflow of cash under financing activity. अब यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है 10%, तो अगर क्वेश्चन में कोई डेट दी हुई है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस that at on what date this loan was taken, then we'll assume it was taken at the end of the current financial year, मतलब 31st March 2010 2021 को इसे हमने लिया है, and then in that case no treatment for the interest will be given. So as I can see यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिगार्डिंग दिस कि कौन सी डेट पर इन लोन को हमने लिया है, तो हम यही अज्यूम करेंगे दैट करंट ईयर के लास्ट डेट पर इस लोन को लिया गया है, इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी ट्रीटमेंट ऑफ दिस लोन. अदरवाइज वी वुड हैव गिवन ट्रीटमेंट एट टू प्लेसेस. इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इसे माइनस करते और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसे जाकर ऐड करते. चलिए, सो वी आर डन विद पॉइंट नंबर 2 ऑल्सो. उसके बाद हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है. करंट लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, और जब भी करंट लाइबिलिटी रिड्यूस होती है इसका मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालते टाइम इस फिगर को माइनस करना है, बिकॉज रिडक्शन इज ओनली बिकॉज ऑफ द पेमेंट. देन प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस है. चलिए, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में और कुछ लिखा है तो देखते हैं. पॉइंट नंबर 2 मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा है. इसका मतलब हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें टैक्स पेड का अमाउंट कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. चलिए आगे चलते हैं. हमने पूरा करंट लाइबिलिटीज भी फिनिश कर दिया. अब हम एसेट्स की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई दिखाई दे रहा है. फिक्स एसेट विच वाज 12 लाख एंड अभी वो 9,60,000 का हो गया है, जिसके बारे में हमें पॉइंट नंबर 2 में इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट टेंजिबल हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 30,000 वाज सोल्ड फॉर 36,000. मतलब 6,000 रुपीज के प्रॉफिट पे हमने एक फिक्स एसेट को बेच दिया एंड प्रॉफिट वाज इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये 6,000 रुपीज का अमाउंट जो है हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से बाद में जाके माइनस करना पड़ेगा. और अभी यहाँ पर डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फिक्स एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा और बाय मेकिंग द लेजर वी विल फाइंड आउट व्हाट इज डिप्रिसिएशन, और इस डिप्रिसिएशन को भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते टाइम ऐड कर देंगे. ठीक है, तो इतना काम हमें करना पड़ेगा. अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि इंक्रीज हो गया है, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब इसे हमने परचेज किया होगा और अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इट विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश. देन हमारे पास करंट एसेट्स हैं जिसमें इन्वेंट्री रिड्यूस हुई है. जब भी इन्वेंट्री रिड्यूस हुई है तो कैश सेल किया होगा, इसके लिए रिड्यूस हुई है, तो उसे हम लोग ऐड कर लेंगे. ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 6,30,000 से 13,65,000 के हो गए. ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए विच इज ब्लॉकिंग द कैश, तो उसे हमें माइनस कर लेना चाहिए. और कैश एंड बैंक बैलेंसेस तो हम लास्ट में जाके देखते हैं. अब आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500 लिखा हुआ है. इसका मतलब 1,500 के प्रॉफिट पे इन्वेस्टमेंट को सेल किया है और कोई भी कॉन्ट्ररी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये 1,500 रुपीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दिया गया होगा. तो इस 1,500 रुपीज को हमें वहां से जाके माइनस करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमें बनाकर भी देखना पड़ेगा. देखिए ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, दिस अकाउंट विल हैव टू बी मेड. देन हमने पॉइंट नंबर 2 पहले ही पढ़ लिया था. लास्ट है पॉइंट नंबर 4, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000. इस क्वेश्चन में अगर मैं ठीक से पढ़ रही हूँ तो प्रपोज डिविडेंड कहीं नहीं दिखाई दिया. मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोल दिया था, लेकिन बाद में वहां पर प्रपोज डिविडेंड था, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली प्रपोज डिविडेंड नहीं दिख रहा है. तो ये 1,20,000 का ट्रीटमेंट जो है वो 2 जगह पर होगा. एक तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इस 1,20,000 को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिस विल बी अ माइनस फिगर. चलिए, तो हमने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट अस स्टार्ट मेकिंग. हम सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे. मैं अपने पास यहाँ पर मेरी बुक ओपन रखती हूँ सो दैट आई डोंट हैव टू गो अप अगेन एंड अगेन टू सी. तो वर्किंग नोट में मैं सबसे पहले जो शुरुआत कर रही हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से कर रही हूँ. प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन. सबसे पहले तो बैलेंसेस लिख देते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन. तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था
2,25,000 rupees का. Opening balance was 2,25,000 rupees. Closing balance था 30,000 rupees का. और ये जो information लिखी है provision for tax made during the year, it was 27,000. Statement of P&L, ये provision during the year. Provision made during the year. ये 27,000. Okay, so 2,25,000 rupees and 27,000, 2,52,000 rupees total है. तो obviously जो balancing figure है वो क्या हो जाएगा, to bank, और इसके ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ balancing figure. ये अमाउंट है ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर विच इज कमिंग 2,22,000 रुपीज. ओके, तो 2,22,000 रुपीज का टैक्स इज पेड ड्यूरिंग द ईयर. ओके, इसके बाद मुझको एक और अकाउंट बना लेना चाहिए विच इज फिक्स एसेट अकाउंट, बिकॉज फिक्स एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी वहां पे. तो मैं फिक्स एसेट अकाउंट बना रही हूँ. फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है यहाँ पर. एंड व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस, मैं यहाँ से देख लेती हूँ एक बार. फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 12 लाख था और क्लोजिंग बैलेंस 9,60,000. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को मैं सबसे पहले फिल कर दूंगी 12 लाख रुपीज एंड 9,60,000 रुपीज. ओके, चलिए इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोल रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल रही है ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट having book value 30,000 was sold at rupees 36,000. चलिए 36,000 में इन लोगों ने एसेट को बेच दिया. सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाय बैंक, और जब भी एसेट सेल होती है वो बाय बैंक में आती है. 30,000 की एसेट को 36,000 में 36,000 में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ. तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेटमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल लिख देते हैं. यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल 6,000 रुपीज का प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है. अभी जो बैलेंसिंग फिगर है व्हाट इट विल बी, बैलेंसिंग फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आ रहा है क्रेडिट साइड में. तो क्रेडिट साइड में तो मैम ऑलरेडी आ चुका है हमारा एसेट कितने की सेल हुई. फिर क्या आएगा, दो सेल हो सकती है क्या, नहीं. एक क्वेश्चन में एक ही सेल और एक ही परचेज रहेगी. दो सेल दो परचेज से क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे. तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो डेप्रीसिएशन होगा. ठीक है, सो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L यहाँ पर डेप्रीसिएशन आता है 1,20,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज. 1,20,000 सॉरी 12 लाख रुपीज का और 6,000 रुपीज. सो 12 लाख 6,000 रुपीज में से हम माइनस कर रहे हैं 9,60,000 रुपीज एंड 36,000 रुपीज की सेल. सो 2,10,000 रुपीज का जो अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर, ये डेप्रीसिएशन है. इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे आइटम टू बी एडेड में इसे लिख दिया जाएगा. प्लस ये 36,000 रुपीज की जो हमने सेल करी इसे कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखने वाले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज इनफ्लो ऑफ कैश. एक और अकाउंट में बनाना चाहती है दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसको भी हम बना लेते हैं. तो हमारे सारे वर्किंग नोट खत्म हो जाएंगे. इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके, नहीं सारे वर्किंग नोट नहीं खत्म होंगे. एक और वर्किंग नोट बाकी है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उससे भी हम लोग बना लेंगे. चलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ऑल्सो एन एसेट अकाउंट. तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो यहाँ होगा और बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो होगा वो यहाँ पर होगा. उससे भी हम देख के आ जाते हैं कि क्या बैलेंसेस है. देखिए यहाँ पर आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं एंड इसका बैलेंस था 1,50,000 और 1,80,000 रुपीज हो गया. तो 1,50,000 का ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस इज 1,80,000 रुपीज. ओके, अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में कुछ लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट के बारे में. देखो, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वाज सोल्ड एट 25,500 रुपीज. तो हमने 25,500 में एक इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया. जब भी कोई भी एसेट हम सेल करते हैं तो हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट 25,500 और प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 1,500 का. टू profit on sale is 1,500 rupees. Okay, so 1,80,000 plus 1,80,000 plus 25,500 is 20,550
इसमें से हमने 1,50,000 और 1,500 माइनस किया तो हमें पता चला ओह हमने तो इन्वेस्टमेंट परचेज भी किया था बाय टू बैंक, और ये है परचेज, और ये आया कैसे, बैलेंसिंग फिगर से हम इसे निकाल रहे हैं। तो ये जो परचेज है 54,000 रुपीज की, जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो वहां पर इस परचेज को आप माइनस में लिखेंगे, मतलब कि कैश के आउटफ्लो में लिखेंगे, और ये वाला जो 25,500 है इट विल बी रिफ्लेक्टेड एज कैश का इनफ्लो। चलिए अब हम लोग लास्ट वर्किंग नोट करें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कैलकुलेशन में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर। सबसे पहले हमें प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑफ द ईयर देखिए पिछले साल था 1,68,000 और इस साल प्रॉफिट हो गया 2,04,000 रुपीज का, तो डिफरेंस इज 36,000 रुपीज। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर 36,000 रुपीज। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, यस, एंड ट्रांसफर टू रिजर्व भी दिया है। पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, उसे हम देख लेते हैं। आई थिंक 30,000 का था, चलो देखते हैं। ये देखो ये 9 लाख से 9,30,000 हो गया जनरल रिजर्व, तो उसे हम कर लेंगे ऐड, 30,000 रुपीज को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास इंटरिम डिविडेंड दिया था, ये देखिए पॉइंट नंबर 4, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1,20,000 रुपीज, इसको हम आके ऐड कर लेंगे। ₹1,20,000 इंटरिम डिविडेंड को ऐड कर लिया गया। उसके बाद हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में एक्चुअली हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, ये देखिए 27,000 रुपीज, जो कि हमें पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ था, उसे हम यहाँ ऐड कर लेंगे। बस इतनी ही चीजें ऐड करने से हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 2,13,000 रुपीज। ओके, 2,13,000 का मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब मेरे सारे कैलकुलेशंस खत्म हो चुके हैं एंड आई एम रेडी टू डू माय कैश फ्लो स्टेटमेंट। So let us start doing it. So what is the name of your company? The name of company is Philips India. Cash flow statement. For the year ended 31st March 2021. Okay, like we did in the previous question, what are we going to do? We are going to do 2 columns of cash amount chali. 2 columns of amount are ready. So I'm going to write over here particulars, amount and amount. Done. Chalo. First of all, we'll do cash flow. Just a minute. There is a lag. So my pen is dying. I'll have to put it for charging. तब जो बच्चे धीरे धीरे लिख रहे थे वो नोट डाउन कर लीजिए, जिनका फॉर्मेट रेडी नहीं हुआ था वो कर लीजिए। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग activities. Okay, number 1, net profit before tax and net profit before tax we have just calculated as 2,13,000.
So 2,13,000 net profit before tax. Then we will add certain items to be added after this. What are those items? Depreciation, obviously. Depreciation will be added, and we had calculated depreciation by making fixed asset account, which was 2,10,000 rupees. You can see over here, we had made this fixed asset account. This figure under circle is your depreciation. Then this profit on sale has to be deducted. This 6,000 rupees has to be deducted. Similarly, there was a profit while in calculating this investment, while making this investment account, this profit on sale, this also has to be deducted. Okay, so these two things need to be deducted also. And interest on mortgage loan will not be taken care, because we are assuming that mortgage loan is taken on the last date of the year. So we have to deduct these two items, that is profit on sale of investment ₹1,500, and profit on sale of asset was also there, which was 6,000 rupees. So both of these items will be deducted. So this answer is operating profit before working capital changes. So 2,13,000 plus 2,10,000, and here we are deducting two things, 1,500 and 6,000 rupees, 4,15,500. Okay, this is the amount before working capital changes. Now we are going to add working capital changes or deduct working capital changes. So first of all, let us see what are the changes under current liabilities. So under current liabilities, we have trade payables which are decreasing. From 5,04,000, trade payable are becoming 4,02,000. Means there is a decrease of 1,02,000 rupees, and whenever current liability decreases, it means it has to be deducted. So decrease in trade payables which is 1,02,000. 1,02,000 rupees will be deducted from here. Then there is increase, trade receivables are also increasing. So increase in trade receivable. Trade receivables, you can see over here, if we look at trade receivables, there was 6,30,000, and now they've increased to 13,65,000. So there is a huge gap, 7,35,000 increase. So this is money blocked. It has to be deducted. 7,35,000. It is a decrease, but inventory has decreased. So in decrease in inventory has to be added. So let us see what is the decrease in inventory. Decrease in inventory is of 7,20,000 minus 6,30,000, 90,000 का यहाँ पर decrease in inventory हो गया, which is cash inflow. So 90,000 rupees will be added. Okay, we are done with this much, but wait, we are left with tax. Amount of tax has to be deducted. So first of all, I'll do the treatment of all of this. 4,15,500 minus 1,02,000 minus 7,35,000 plus 90,000. Oh, this is 3,00,000
31,500 minus figure and minus tax paid, and tax paid was 2 lakh something. Let us go back and check. Over here we had seen tax paid. What is the amount of tax paid? Tax paid is 2,22,000 rupees. So this is also going to be minus. So this whole thing will become 2,22,000. So minus 2,22,000, 5,53,500. 5,53,500 is cash used. Cash used in operating activities. Okay, so this is a minus figure. Now let us do 2. What is cash flow from investing activities? So cash flow from investing activities, we have already made all the accounts. It is going to be very simple. Let us go to the accounts. First of all, fixed asset account we are doing. So sale of fixed asset. So proceed from sale of fixed asset, we are going to write over here 36,000 rupees. Proceed from sale of fixed asset, 36,000 rupees. It's a positive figure. Then we had done something with investment. Investment was purchased also and sold also. Investment purchased, and proceed from sale of investment. I'll write down both the figures. Let us go to the investment account. Investment account was here. 25,500 was the sale proceed and 54,000 rupees was the purchase. 25,500 was the positive figure and 54,000 was the negative figure. So your total answer is 7,500, which is a positive figure. Cash flow from investing activities. Now we are done with 2 activities. The third one is cash flow from financing activities. And cash flow from financing activities, under this, we have first of all the dividends which we had paid. Okay, interim dividend was that. Their interim dividend was 1,20,000 rupees, which was written in additional information. You can see over here. Here is interim dividend. This last point number 4, and this will be a negative figure. So I'll put it under bracket. Then you have some bank loan was there. Okay, so we can see this mortgage loan, not bank loan, of 8,10,000 rupees. So proceed from mortgage loan. ₹8,10,000. So the final answer is 6,90,000. Positive figure. Cash flow from financing activities. So we are done with all 3 activities. Now under 4, we'll write net increase / decrease. That is number 1 plus 2 plus 3. From all 3 activities, we'll add the outcome, cash inflow and outflow. So let's see what was cash inflow and outflow. 5,53,500 was the negative figure.
7,500 was the positive figure, and 6,90,000 was also positive figure. So we have got as 1,44,000, and I'll add cash and bank balance, opening balance, which is 4,47,000 rupees. So the final answer is 5,91,000 rupees. This is cash and bank balance, closing balance. Okay, and it is coming correct. So you can see this question also was not very lengthy. Yeah, it takes little time, and as I told you that these kind of questions you will not see in exam, but they are very good for practicing purposes. So this, you can see the entire question. If you have not yet noted, you can pause and note down. Pause here and note down. Pause here and note down. So I had planned to do 3 questions with you all, but the video is becoming too lengthy. If I do all 3 questions, we have done 2. So I will take another class where I will solve remaining question, which I had planned for today's class, but because it is becoming lengthy, the student may tend to leave in between. So I don't want you to lose your focus. See in one go only and finish it. Okay, so these 2 questions are very good question if you compare them with the kind of question which are going to come in exam. These are lengthy one. It will give you good practice and you will be able to do the questions in exam very easily. आपके जो pre board में questions आएंगे, जो board specimen paper question में paper questions हैं, ये उससे काफी light question होंगे वो. ये जो दोनों question हमने किए हैं, धांसू questions हैं, बहुत अच्छे question हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाती हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन रिवाइज प्रॉपरली. अब आपका यही काम है कि आप सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर ले, एंड एज आई टोल्ड यू, यू विल write down everything here along with me also, and after the class also you have to revise everything so that your concept are very clear और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. ठीक है, so let us meet in the next class. We'll finish this question and very soon I'm going to start the next chapter which will be issue of debenture. ठीक है, चलिए, so let us meet in the next class now. Bye.